पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उनके उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए तथा इनके IUPAC नाम भी लिखिए। तो मैंने बताया था कि जिसमें NH2 समूह होगा वे प्राथमिक एमीन होंगे, अर्थात 1 डिग्री एमीन। जिसमें NH समूह होगा वे 2 डिग्री एमीन। जिसमें N होगा वे 3 डिग्री एमीन अर्थात तृतीयक एमीन होंगे। ठीक है। वैसे परिभाषा के अनुसार जिनमें एक नाइट्रोजन परमाणु से केवल एक एल्किल समूह जुड़ता है वे प्राथमिक एमीन होते हैं। जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़ते हैं वे द्वितीयक एमीन होते हैं। जिसमें 3 एल्किल समूह जुड़ते हैं वे तृतीयक एमीन होते हैं। लेकिन ये एक सरल तरीका है एमीन्स की पहचान करने का। तो यहाँ पर हम देख रहे कि इसमें NH2 समूह है, तो इसलिए ये 1 डिग्री एमीन होगा। इसमें भी NH2 समूह है, ये भी 1 डिग्री होगा। इसमें NH समूह है, ये 2 डिग्री एमीन होगा, द्वितीयक एमीन होगा। इसमें NH2 है, 1 डिग्री एमीन होगा। NH है, 2 डिग्री होगा। इसमें N है तो 3 डिग्री होगा ये। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है NH2, तो ये क्या होगा एक 1 डिग्री एमीन। ठीक है। तो ये तो हुई इनकी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में वर्गीकरण। अब आगे कहा है कि इनके IUPAC नाम भी लिखिए। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले जहाँ ब्रैकेट हैं तो उन ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ इस CH के साथ 2 CH3 जुड़े हैं। ठीक है। तो इस CH के साथ 2 CH3 जुड़े हैं और CH3 हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चयन कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया। ठीक है, 1 2 3। कितने कार्बन आ गए इसमें? 3 कार्बन आ गए। तो वर्ड रूट क्या बनेगी? प्रोप। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ गए तो प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन, तो प्रोपेन। और 2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? -2 एमीन। ठीक है, जो एक 1 डिग्री एमीन है। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 की ट्वाइस NH2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 CH2 ग्रुप हैं। ठीक है, 2 CH2 होंगे क्योंकि ब्रैकेट खोल लेंगे इसमें पहले हम। तो CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए या 3 हो गए? 3 कार्बन हो गए, 2 ये और 1 ये, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप हो जाएगी, प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा और 1 पर एमीन, तो प्रोपेन 1 एमीन। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में एक NH ग्रुप से एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है और एक तरफ आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे सबसे पहले। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ठीक है, तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और फंक्शनल ग्रुप से एक ये साइड चेन में जुड़ा है मैथिल ग्रुप। तो N से जुड़ा है इसलिए N मैथिल। फिर वर्ड रूट इसकी 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा। और 2 पर 1 2 3, 2 पर क्या है? एमीन, तो -2 एमीन। फोर्थ क्वेश्चन है CH3 की थ्राइस CnH2। ब्रैकेट खोलेंगे तो फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, एक C से 3 CH3 जुड़ी हैं और उसी C पर एक NH2 समूह जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसमें इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो 2 पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा है तो 2 मैथिल, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगी प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया उसमें एन, और 2 पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिसका सफिक्स नेम है एमीन, तो -2 एमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक NH से, एक एमीन समूह से एक फेनिल ग्रुप जुड़ा है, एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पे कार्य करेगा नहीं, ये CH3 इसमें प्रतिस्थापी के रूप में कार्य करेगा और N पे जुड़ा है ये, तो क्या लिखेंगे? N मैथिल।
एन मैथिल, और बाकी क्या बचता है, एनिलीन। ठीक है भाई, अगर CH3 ना हो, उसके स्थान पर यहाँ एक H और हो, CH2 अर्थात NH2 हो, तो ये क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन का जो प्रतिस्थापी हुआ तो क्या है, मैथिल ग्रुप N पे जुड़ा है, तो N मैथिल एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है CH3 CH2 की ट्वाइस NCH3। ये क्वेश्चन है CH3 CH2 की ट्वाइस NCH3। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेंगे तो संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। एक नाइट्रोजन परमाणु से दो एथिल ग्रुप जुड़े हैं, ये दो एथिल ग्रुप हो गए। C2H5 को हम CH3 CH2 को C2H5 भी लिख सकते हैं। तो दो एथिल ग्रुप हो गए, एक मैथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये भी हो सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो इसका नाम एथिल, ये मैथिल, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहला आएगा। तो और वो एथिल N से जुड़ा है, इसलिए N-एथिल -N- मैथिल, और दो कार्बन के लिए वर्ड रूट बनेगी एथेन, सिंगल बॉन्ड एन, और NH के लिए आता है एमीन। ठीक है, यो एमीन के प्रतिस्था यौगिक है, तो नाम बन गया N-एथिल N-मैथिल एथेनामीन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेटाब्रोमो C6H4NH2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, M यानी मेटा पर एक Br है, C6H4NH2, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर ये Br यहाँ पर ना हो तो ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन में NH2 के सापेक्ष Br कितने नंबर पर है, 1 2 3, 3 नंबर पर है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो, Br का नाम होगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और किसका प्रतिस्थापी है, एनिलीन, तो एनिलीन। ठीक है, सामान्य नाम में नंबरिक के स्थान पे क्या जाता है, ऑर्थो मेटा पैरा आ जाते हैं। तो सामान्य नाम देखेंगे तो क्या बनेगा, यो मेटा ब्रोमो एनिलीन, और IUPAC नाम में नंबरिंग की जाती है, तो 3 ब्रोमो एनिलीन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगलों के यौगिकों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो इसमें ये ले लेते हैं सेकंड, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। ठीक है, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन देखिए, एक होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वितीयक एमीन से क्रिया करता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से ये H इस Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाती है। ठीक है, और बचता है R2N, ठीक है, SO2C6H5। ठीक है, जिसका नाम होता है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, ये बनता है। और जब हम एक तृतीयक एमीन लेते हैं R3N, और उसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं C6H5SO2Cl, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु से H नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें प्राथमिक एमीन RNH2 और द्वितीयक एमीन में विभेद करना है, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में विभेद करना है, तो इसको भी हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा विभेदित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन की जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकलेगा और बनेगा RNH SO2C6H5।
तो यहाँ N पर एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है। और एक और विभेद कर सकते हैं कि जो प्राथमिक एमीन होते हैं वे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल बनाएंगे, और द्वितीयक एमीन, ठीक है, द्वितीयक एमीन नाइट्रोसो एमीन बनाएंगे। एक विभेद ये भी दे सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन तो यानी RNH2 की अगर हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO2 से, तो ये तो अल्कोहल बनाएंगे, और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन और जल। जबकि द्वितीयक एमीन क्या बनाएंगे, R2NH HNO2 से क्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे RONNO। ठीक है, RONNO, इसका नाम होता है नाइट्रोसो एमीन। ठीक है। तो इस आधार पर भी हम प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों में विभेद कर सकते हैं। एक विभेद इंपॉर्टेंट है, एथिल एमीन एवं एनिलीन। एथिल एमीन एवं एनिलीन में विभेद कीजिए। देखिए, एथिल एमीन एक प्राथमिक एमीन है, और प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल देते हैं। ठीक है। तो एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एथिल अल्कोहल देगा, नाइट्रोजन गैस देगा और जल देगा। एनिलीन जो होते हैं वे नाइट्रस अम्ल को फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है Na2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से। ठीक है। टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं, यानी ठंडा रखते हैं इसको। तो एनिलीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक Cl निगेटिव भी होता है, तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनेगा। और प्राथमिक एमीन यानी एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाएंगे अल्कोहल। तो हो गया ना विभेद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के कारण बताइए। एनिलीन का pKb मैथिल एमीन की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो pKb होता है, pKb ये इक्वल होता है -log Kb के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि Kb का मान जितना ज़्यादा होगा pKb का मान उतना ही कम होगा। ठीक है। और Kb का मान जितना अधिक होगा कोई भी अक्षार उतना ही ज़्यादा अक्षार्य होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि pKb का मान जितना कम होगा, है ना, और Kb का मान उतना ही अधिक होगा, तो कोई अक्षार उतना ही अधिक बेसिक होगा, अर्थात अक्षार्य होगा। तो यहाँ कह रहा है कि एनिलीन का pKb मैथिल एमीन की तुलना में अधिक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एनिलीन यहाँ पर कम अक्षार्य है और मैथिल एमीन ज़्यादा अक्षार्य है। तो इसका कारण बताना है, ये क्यों है। देखिए, मैथिल एमीन में, है ना, नाइट्रोजन परमाणु से एक मैथिल समूह जुड़ता है जो +I प्रभाव यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसमें यह इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर प्रतिकर्षित करता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है ना, और इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, इसलिए ये अधिक अक्षार्य है। लेकिन एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु से एक फेनिल समूह जुड़ा होता है, और फेनिल समूह जो होता है वो -I प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसमें वो साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, जिससे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। तो इसलिए ये कम अक्षार्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। तो इसका कारण है कि जो एथिल एमीन होता है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और इसी कारण ये जल में विलय होता है। जबकि एनिलीन में जो फेनिल ग्रुप है ये जल विरोधी होता है, इसलिए ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता और जल में अविलय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, मैथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करके जल योजित फेरिक
ऑक्साइड का अवक्षेप बनाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब मैथिल एमीन जल से क्रिया करती है तो मैथिल एमीन की प्रवृत्ति प्रोटॉन लेने की है, तो जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करती है जिससे मैथिल अमोनियम आयन बनता है, ठीक है, और OH निगेटिव यहाँ पर शेष रहता है। तो फेरिक लवण, जैसे हमने ले लिया फेरिक लवण FeCl3, तो FeCl3 जल में वियोजित होकर के Fe3 पॉजिटिव और 3Cl1 निगेटिव आयन देता है। तो यहाँ से प्राप्त ये OH निगेटिव आयन Fe3 पॉजिटिव से क्रिया करते हैं और 3 OH निगेटिव एक Fe3 पॉजिटिव से क्रिया करके FeOH की थ्राइस बनाते हैं और इसका रंग भूरा होता है, ठीक है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने के कारण ही तो जो जलीय मैथिल एमीन है ये फेरिक क्लोराइड के साथ लाल भूरा अवक्षेप देता है। क्वेश्चन नंबर 4, यद्यपि एमिनो समूह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक होता है। जो एमीन समूह होता है जब ये बेंजीन रिंग में जुड़ा होता है तो आने वाले जो समूह हैं या परमाणु हैं वो ऑर्थो और पैरा स्थान ग्रहण करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक। फिर भी एनिलीन नाइट्रीकरण पर यथेष्ट मात्रा में यानी अधिक मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है, ठीक है। तो ये मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों देता है, ये क्वेश्चन है इसका, ये कारण बताना है। एनिलीन में जो NH2 समूह होता है, ठीक है, ये इस पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसी के कारण ये अपसारीय प्रकृति का होता है। लेकिन जब NH2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो बेंजीन रिंग +I प्रभाव प्रदर्शित करने के कारण क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने ओर आकर्षित करता है जिससे इसकी उपलब्धता कम हो जाती है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में NH2 समूह की उपस्थिति के कारण ऑर्थो और पैरा स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं वे ऑर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ते हैं, ठीक है। इस प्रभाव को ऑर्थो एवं पैरा निर्देशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका नाइट्रीकरण करते हैं, जब एनिलीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो HNO3 से प्राप्त एक प्रोटॉन इस NH2 समूह से जुड़ जाता है, ठीक है, जिससे ये एक NH3 1 पॉजिटिव आयन बना लेता है और NH3 1 पॉजिटिव के -I प्रभाव के कारण अर्थात इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है। लेकिन मेटा स्थान जो होते हैं वे अपरिवर्तित रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है वो ऑर्थो और पैरा स्थान के स्थान पर, इनके स्थान पर मेटा स्थानों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, क्यों, कारण बताना है। एनिलीन जो होता है एक दुर्बल अक्षार है और जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती हैं उनमें कोई लुईस अम्ल लिया जाता है, जैसे निर्जल AlCl3। तो लुईस अम्लों की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की होती है, ठीक है। तो इसलिए जो ये लुईस अम्ल है ना, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एनिलीन की जो NH2 समूह की नाइट्रोजन है उससे एक उपसह संयोजक बंध से जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है और इसकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति है। तो दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देते हैं जिससे इनके बीच में एक उपसह संयोजक बंध बन जाता है और इससे एक ये धनावेशित मध्यवर्ती बनता है, ये धनावेशित मध्यवर्ती बनता है, इसके ऊपर धनावेश होता है, ठीक है। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन रागी हैं जैसे CH3 1 पॉजिटिव, मैथिल कार्बोधनायन, एसिटो कार्बोधनायन, तो इनका प्रतिकर्षण होने लगता है क्योंकि उन पर भी धनावेश है और इस बने मध्यवर्ती पर भी धनावेश है, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होने लगता है और जिसके कारण फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एरोमेटिक एमीन के डाई एजोनियम लवण एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवणों से अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, कारण बताना है।
देखिए इसका कारण ये है कि जो एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण होते हैं उन पर उपस्थित धनावेश अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग में फैल जाता है और उसे वो स्थायित्व प्रदान करता है, जबकि एलिफेटिक एमीन में इस तरह का गुण नहीं होता, अर्थात उसकी अनुनाद संरचनाएं नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए बेंजीन डाईएजोनियम लवण अधिक स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? इसका कारण यह है कि गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया में केवल प्राथमिक एमीन ही बनते हैं, इसके साथ द्वितीयक और तृतीयक एमीन या चतुष्क लवण नहीं बनते हैं, तो इसलिए ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलिमाइड में क्या होता है, एक थैलेमाइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है ये बेंजीन रिंग, इस पर दो जुड़े होते हैं CO और दोनों जुड़े होते हैं एक NH से। ठीक है, एमीन समूह से। सबसे पहले इसकी क्रिया KOH से कराते हैं, तो यहाँ से ये H KOH की OH के साथ जल के रूप में निकलता है और बचा हुआ के नाइट्रोजन पर जुड़ता है। ठीक है, इसे कहते हैं पोटेशियम थैलिमाइड। ये थैलिमाइड था सारा और ये पोटेशियम जुड़ा है तो पोटेशियम थैलिमाइड। फिर इसकी क्रिया कराते हैं किसी एल्किल हैलाइड से, जैसे C2H5I से, तो यहाँ से एक KI के साथ निकल जाता है KI के रूप में और बचा हुआ एथिल ग्रुप N से बॉन्डेड हो जाता है सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो इसका नाम हो जाएगा N एथिल थैलिमाइड। N पर एथिल आ गया तो N एथिल और ये इतना क्या था थैलिमाइड, तो N एथिल थैलिमाइड। फिर इसका कर देते हैं अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन करने पर बंध विदलन यहाँ से होते हैं, ये यहाँ से बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, और बॉन्ड टूट करके नाइट्रोजन पर जाते हैं, तो नाइट्रोजन पर क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो जल से प्राप्त H पॉजिटिव नाइट्रोजन पर जुड़ते हैं और OH निगेटिव C पर जुड़ते हैं। तो C पर जब OH निगेटिव जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये COOH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ भी COOH ग्रुप आ जाएगा, इसको कहते हैं थैलिक अम्ल। नाइट्रोजन पर जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगी तो ये बन जाएगा C2H5NH2 एथिल एमीन, और एथिल एमीन जो होता है एक प्राथमिक एमीन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्शन में केवल प्राथमिक एमीन ही बन रहे हैं, द्वितीयक तृतीयक एमीन नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया एक प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन नंबर 5, एथेनोइक अम्ल को मैथेनेमीन में कैसे परिवर्तित करोगे? देखिए एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, और मैथेनेमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2। तो इसमें देखिए दो कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, तो यहाँ से हमें एक कार्बन घटानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, CH3COOH की क्रिया पहले N3H से कराएंगे जिसका नाम होता है हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल, तो इससे कराते हैं, उपस्थिति रखते हैं सांद्र H2SO4 की। ठीक है, तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल यहाँ से COOH ग्रुप को CO2 के रूप में निकालता है, तो ये यहाँ से CO2 निकल जाएगी। ठीक है, प्लस 3 N है, हाइड्रोजोइक अम्ल में 3 N है, तो यहाँ से एक N2 निकलेगी, N2। अब यहाँ एक NH बची, यहाँ एक H बची, तो NH और H NH2 और ये क्या बचा यहाँ CH3, तो CH3NH2 मिलके क्या हो जाता है मैथेनेमीन। ठीक है, तो इस तरह हम एथेनोइक अम्ल से मैथेनेमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है मैथेनॉल से एथेनोइक अम्ल। मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और एथेनोइक का CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर हमें कार्बन बढ़ाने हैं। ठीक है, तो कार्बन घटाने का तरीका था हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया या वी कार्बोक्सिलीकरण भी कर सकते हैं, और कार्बन बढ़ाने का तरीका है साइनाइडेशन। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले CH3OH की क्रिया फास्फोरस के हैलाइड से कराएंगे, जैसे PCl5, तो यहाँ बनेगा CH3Cl और यहाँ माइनस हो जाएगा POCl3 और HCl। अब इसकी क्रिया कराते हैं KCN से, तो ये K और ये Cl निकल जाएगा माइनस KCl और बनेगा CH3CN। CN में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है,
अब यहाँ से इसका कर देंगे अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन पर ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, और जल से प्राप्त 3 OH कार्बन पर जुड़ेगी, ठीक है, और जल से प्राप्त 3 हाइड्रोजन N पर जुड़ेंगी, ठीक है, इससे बनेगा NH3। तो ये तो अमोनिया गैस के रूप में निकल जाएगी ये नाइट्रोजन तो, और यहाँ C पर आ गई 3 OH। अब एक ही कार्बन पर जब 3 OH होती हैं तो वो अस्थायी होता है, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अपने में से एक जल का अणु निकाल देता है। तो ये H और ये OH मिलके क्या बना लेगी, जल का अणु बना लेगी, यानी -H2 हो जाएगा, और क्या बचेगा, CH3COOH, और यही क्या है, एक एथेनोइक अम्ल है। तो इस तरह हम मैथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनेमीन से मैथेनेमीन कैसे बनाओगे। देखिए, एथेनेमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2 और मैथेनेमीन का फॉर्मूला होता है CH3NH2, ठीक है। तो हमें एथेनेमीन से मैथेनेमीन बनाना है, तो क्या करेंगे, एथेनेमीन ले लिया हमने, C2H5 को CH3CH2NH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया सबसे पहले नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, नाइट्रस अम्ल, ठीक है। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2 सॉरी, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। तो जब भी किसी एमीन की क्रिया, प्राथमिक एमीन की क्रिया, ठीक है, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो NH2 समूह एल्कोहल समूह में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यानी NH2 समूह की जगह आ जाएगा OH, और माइनस होता है यहाँ पर एक जल का अणु और एक नाइट्रोजन का अणु, ठीक है। फिर इसका करेंगे हम ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीकरण करने पर जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो सदैव एल्डिहाइड बनते हैं, और उन एल्डिहाइडों में कार्बन की संख्या एल्कोहल की संख्या के ठीक समान रहती है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसलिए 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा, जिसका सूत्र होगा CH3CHO, नाम होगा इसका एथेनल, ठीक है। इसका पुनः ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से सदैव कार्बोक्जिलिक अम्ल बनते हैं, और कार्बोक्जिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्डिहाइड के समान रहती है। तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो जो कार्बोक्जिलिक अम्ल बनेगा उसमें भी 2 कार्बन ही रहेंगी, ठीक है। इससे बन गया एथेनोइक अम्ल। अब इस एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं, NaOH सोडा और CaO लाइम, गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर यहाँ माइनस हो जाता है Na2CO3, ठीक है, और बनता है CH4 यानी मैथेन। मैथेन का फिर करते हैं हैलोजनीकरण, यानी इसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से एक H और इसमें से एक Cl माइनस हो जाता है HCl, और Cl वहाँ खाली संयोजकता को संतुष्ट करती है, जिससे बनता है क्लोरोमैथेन। क्लोरोमैथेन, फिर इस क्लोरोमैथेन की क्रिया अमोनिया से कराते हैं NH3 से। तो यहाँ से एक Cl और इसमें से एक H माइनस हो जाएगा HCl, तो यहाँ बचेगा एक NH2 समूह, तो वो NH2 समूह यहाँ CH3 से जुड़ेगा, जिससे बनेगा CH3NH2, और इसका नाम मैथेनेमीन। तो इस तरह मैथेनेमीन एथेनामीन से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल CH3CH2CH3COOH और प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH, ठीक है। तो कार्बन बढ़ानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, CH3COOH का पहले अपचयन करेंगे, है ना, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड द्वारा। तो कार्बोक्जिलिक अम्लों के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं, और कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बोक्जिलिक अम्लों के समान रहती है। तो देखिए 1 2 2 कार्बन है, तो यहाँ भी 2 ही है, ठीक है। अब बने एल्कोहलों का फास्फोरस के हैलाइड से
अभिकृत किया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे यहाँ पर बनेगा CH3CH2Cl, माइनस हो जाएगा यहाँ POCl3 और HCl, ठीक है, क्लोरोएथेन। फिर इस क्लोरोएथेन की क्रिया कराई जाएगी KCN से। देखिए साइनाइडेशन से कार्बन परमाणु बढ़ाए जाते हैं, ठीक है भाई। एथेनोइक अम्ल में 2 कार्बन है, प्रोपेनोइक अम्ल में 3 कार्बन है, तो हमें कार्बन परमाणु बढ़ाने हैं। तो कार्बन परमाणु बढ़ते हैं साइनाइडेशन से, और साइनाइडेशन होता है एल्किल हैलाइडों का। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों को एल्कोहल में बदलना पड़ेगा, और एल्कोहल से इसको एल्किल हैलाइड में बदलेंगे, और फिर उसकी साइनाइडेशन करेंगे, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा यहाँ से ये KCl, माइनस हो जाएगा ये KCl, और ये CN यहाँ आ जाएगा, जुड़ जाएगा जो वैलेंसी खाली हुई, तो CH3CH2CN। फिर इसका कर देंगे अम्लीय जल अपघटन। तो ये पहले के समान ही है, मैंने पहले बताया है कि इसका जल अपघटन करते हैं तो किस प्रकार से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो CH3CH2COOH और NH3, माइनस हो जाएगा यहाँ NH3, ठीक है। माइनस का मतलब है कि ये सह उत्पाद के रूप में यहाँ भी उत्पाद के साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एथेनोइक अम्ल से प्रोपेनोइक अम्ल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथेनेमीन से एथेनेमीन। मैथेनेमीन होता है CH3NH2, और इससे बनाना है एथेनेमीन यानी CH3CH2NH2, ये एथेनेमीन होता है। तो कार्बन बढ़ाने हैं, तो कार्बन बढ़ते हैं साइनाइडेशन से। अभी हमने सीखा था ऊपर की अभिक्रिया में कि कार्बन बढ़ते हैं साइनाइडेशन से, और साइनाइडेशन होता है इसका एल्किल हैलाइडों का, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मैथिल एमीन को पहले एल्किल हैलाइड में बदलना है। तो उसका क्या तरीका है, CH3NH2 यानी मैथेनेमीन की HNO2 से रिएक्शन करेंगे, जिससे एक एल्कोहल बनेगा CH3OH, मैथिल एल्कोहल। फिर इस मैथिल एल्कोहल की PCl5 यानी फास्फोरस के हैलाइड से क्रिया करा देंगे, तो इससे बना लेगा ये CH3Cl, है ना, क्लोरोमेथेन। फिर इसकी KCN से क्रिया करा देंगे, माइनस हो जाएगा KCl और बनेगा CH3CN, ठीक है। और हमें क्या बनाना है, एथिलेमीन बनाना है ना, या एथेनामीन, IUPAC नाम एथेनामीन बनाना है। तो वहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा कि इसका अपचयन करें, ठीक है। अपचयन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन C पे जुड़ेंगी यहाँ, और 2 हाइड्रोजन N पे जुड़ेंगी, तो ये एथेनामीन बन जाएगा। तो यहाँ से इसका अपचयन कर देंगे, है ना, अपचयन। तो अपचयन करने पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, और उससे बनेगा CH3CH2NH2। तो ये क्या है, एथेनेमीन। तो इस तरह एथेनेमीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोमेथेन से डाईमेथिल एमीन। नाइट्रोएथेन का फॉर्मूला होता है CH3NO2, और डाईमेथिल एमीन होता है CH3 का 2 NH, ठीक है। तो ये बना नाम इससे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम CH3NO2 का अपचयन करेंगे, ठीक है। अपचयन से इसकी ऑक्सीजन निकल जाएंगी, H2 निगिल द्वारा करा सकते हैं, H2 निगिल द्वारा अपचयन करा सकते हैं। तो उससे बनेगा CH3NH2, ठीक है। ऑक्सीजन निकल जाएंगी यानी जल के रूप में निकल जाएंगी। तो ये जो मैथेनेमीन बनेगा, इसकी करा देंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बड़ी ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में जो प्राथमिक एमीन होते हैं, इनकी अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ, गर्म करते हैं इसमें। तो गर्म करने पर इसमें बनते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो जितनी कार्बन एमीन में है उसमें एक कार्बन और बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3NC, इसका नाम क्या है, मैथिल आइसोसाइनाइड। तो मैथिल आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनता है। फिर इसका अपचयन करने पर, यहाँ से इसका कर देंगे अपचयन, ठीक है।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। तो अपचयन करने पर जो N और C के बीच के बॉन्ड हैं उनमें से कुछ विदलित होते हैं, है ना, और विदलित होने से बनता है यहाँ CH3NHCH3। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है, डाई मैथिल एमीन। ठीक है, ये हो गया डाई मैथिल और ये बीच में हो गया इसमें एमीन। तो यहाँ पर ये बंध कैसे विदलित हुए यहाँ समझ लीजिए। CH3 से जुड़ा है एक N और N से जुड़ा है एक C। तो N और C के बीच में एक तो होता है डबल बॉन्ड और एक होता है उपसह संयोजक बंध। ठीक है, तो होता क्या है, जब इसका अपचयन करते हैं तो इस डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड एक तो वो टूटता है और एक ये उपसह संयोजक बंध टूटता है। उपसह संयोजक बंध में नाइट्रोजन ने अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म C को दिया हुआ है तो वो वापस ले लेता है। तो उसके वापस लेने से N की कोई वैलेंसी खाली नहीं होती, लेकिन कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाती हैं। एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो N की 1 वैलेंसी खाली होगी और C की भी 1 वैलेंसी खाली होगी। तो इस प्रकार बंध टूटने से N की केवल 1 वैलेंसी खाली हुई और C की 3 वैलेंसी खाली हुई। तो N पर 1 H जुड़ेगा अपचयन से और कार्बन पर 3 H जुड़ेंगे, तो क्या बनेगा CH3NHCH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। ठीक है, और एथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH। यानी हमें इसमें से एक कार्बन घटाना है, कम करना है। ठीक है, तो कार्बन कम करने के लिए सबसे पहले इस प्रोपेनोइक अम्ल की क्रिया कराएंगे अमोनिया से। ठीक है, जिसे बना लेगा CH3CH2COONH4 अमोनियम प्रोपियोनेट। ठीक है, अमोनियम प्रोपियोनेट बन जाएगा। फिर इसको कर देंगे गरम। ठीक है, गरम करने पर निर्जली कारक की प्रेजेंस में गरम करने पर जैसे P2O5 तो यहाँ से निकल जाएगा एक जलगाणु, 2H यहाँ से एक हो ये तो माइनस हो जाएगा H2O और बचेगा CH3CH2CONH2। नाम है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड बनेगा। प्रोपेनामाइड की हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया करा देंगे, हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है, इसके लिए इस प्रोपेनामाइड की क्रिया कराते हैं ब्रोमीन और KOH से। ठीक है, ब्रोमीन और KOH से। तो ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराने पर ये जो CO होता है ये निकल जाता है। तो इस तरह यहाँ बनता है CH3CH2NH2, है ना, तो बन गया एथेनामीन। एथेनामीन और सह उत्पाद के रूप में यहाँ क्या क्या बनता है, और KBr बनता है और जल बनता है। ठीक है, KBr बनता है और जल बनता है, ये सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। अब हमें बनाना है एथेनोइक अम्ल, तो क्या करेंगे, जो एथेनामीन बना है इसका ऑक्सीकरण कर देंगे। ठीक है, कौन सा अम्लीय, नहीं ऑक्सीकरण नहीं, पहले इसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे, HNO2 से एल्कोहल में बदलेंगे पहले इसको। तो एल्कोहल में बदलने पर क्या बनेगा, CH3CH2OH। आपको पहले बताया है कि जो एमीन होते हैं इनकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनते हैं और कार्बन परमाणु उतने ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो एल्कोहल बन जाएगा। फिर एल्कोहल का कर देंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण, और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले बनेंगे एल्डिहाइड और फिर बनेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो डायरेक्टली लिख देते हैं COOH। ठीक है, तो COOH क्या है, CH3COOH क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनों की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए, इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनों में हमें विभेद करना है और उनके समीकरण भी लिखने हैं। देखिए, दो तरीके हैं, एक नाइट्रस अम्ल द्वारा और दूसरा है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। तो पहले देखते हैं नाइट्रस अम्ल द्वारा। तो हमने एक प्राथमिक एमीन ले लिया RNH2
RNH2 की जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनेंगे, ठीक है, ROH, और सह उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन और जल। ठीक है, ये तरीका बताया था कैसे बनते हैं। RNH2 और नाइट्रस अम्ल की संरचना है N डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह से बन टूटते हैं कि दोनों N एक साथ आ जाएं, और इससे ये बन गया N2, ये आ गया N2, H2 और O मिलके बन गया H2O, ROH मिलके बन गया ROH। ठीक है, ये तो हो गया प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन की पहचान। तो 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्या देंगे, एल्कोहल देंगे। ऐसे ही अगर हम एक द्वितीयक एल्कोहल ले लें RNH और उसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएं तो यहाँ पर बनता है R2NNO। ठीक है, R2NNO, इसका नाम होता है नाइट्रोसोएमीन, नाइट्रोसोएमीन। ठीक है, और माइनस हो जाता है यहाँ पर जल। ठीक है, और तृतीयक एमीन RN नाइट्रस अम्ल से क्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो ये तो हुआ नाइट्रस अम्ल के आधार पर। अब हिंसबर्ग अभिकर्मक से देखते हैं। RNH2 एक प्राथमिक एमीन ले लिया और इसकी हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। तो इससे क्रिया कराते हैं तो एक H यहाँ से Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाती है और बचता है RNHSO2C6H5। इसका नाम होता है N-एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड है। ऐसे ही अगर द्वितीयक एमीन से क्रिया कराते हैं, ये 2 डिग्री एमीन ले लिया, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक ले लिया। ठीक है, तो यहाँ भी ये HCl माइनस हो जाता है, HCl निकल जाता है और बचता है R2NSO2C6H5। तो नाम है, N पर है 2 एल्किल तो N डाई एल्किल सल्फोनेमाइड। फिर लेते हैं तृतीयक एमीन R3N और हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl। तो यहाँ N पर H नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद कर सकते हैं और ये उनकी अभिक्रियाएं हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, लघु टिप्पणी लिखिए, यानी छोटी टिप्पणी इसमें लिखनी है। तो पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जब हम किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनते हैं जो अत्यंत दुर्गंध युक्त होते हैं और इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया आ गई। दूसरी है डाई एजोनियम, डाई एजोकरण या डाई एजोटाइजेशन। तो डाई एजोटीकरण क्या है, इसमें एनिलीन की क्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराई जाती है ना, और इसमें बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ठीक है, या ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर N डबल बॉन्ड NCl। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन बनते हैं और ये प्राथमिक एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको ये हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वहाँ पर लिखनी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी प्रोपेनेमाइड को, ठीक है, प्रोपेनेमाइड को या किसी एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास, ठीक है, के साथ आश्रित करते हैं। ठीक है, आश्रित करते हैं
आश्वित करने का मतलब होता है पहले गर्म करते हैं, गर्म करने से जो वाष्प बनेंगे उनको ठंडा करते हैं और ठंडा करके उनको द्रव में बदलते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं आश्वित करना। तो आश्वित करने पर इसमें एथिल एमीन जो कि एक प्राथमिक एमीन है प्राप्त होता है। रिएक्शन इस तरह बनेगी, इसमें कोई हमने एमाइड ले लिया, जैसे यहाँ पर एक प्रोपेनेमाइड लिया गया C2H5CONH2, CONH2 एक एमाइड ग्रुप है, इसकी ब्रोमीन और कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई गई जिसमें बनता है एथिल एमीन। इन क्रियाओं में जो एमाइड होता है इसका CO निकल जाता है यहाँ से CO, और CO इस KOH के साथ क्रिया करके बनाता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर एक धन विद्युतीय धातु है, ऋण विद्युतीय धातु है, तो ये दोनों क्रिया करके KBr बनाएंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएंगे, और ये OH एक जल का अणु बनाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कहलाती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और ये एथिल एमीन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। नेक्स्ट है युग्मन अभिक्रिया, है ना, कोपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसकी फिनोल के साथ अक्षारीय माध्यम में क्रिया कराई जाती है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ, ये फिनोल है, तो फिनोल के साथ इसकी क्रिया अक्षारीय माध्यम में कराई जाती है। तो फिनोल की जो पैरा हाइड्रोजन है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की Cl के साथ HCl के रूप में निकलती है। ठीक है, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा, ये -HCl हो गया, तो जो बचता है उसको जोड़ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो फेनिल ग्रुप N डबल बॉन्ड N फेनिल और उस पर एक OH, तो नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो माने नाइट्रोजन। ठीक है, तो एजोबेंजीन। नेक्स्ट है अमीनो अपघटन। अमीनो अपघटन, अमीनो अपघटन क्या है, इसमें किसी एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है। एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है, जिसमें एल्किल हैलाइड से तो हैलोजन और अमोनिया से हाइड्रोजन, ठीक है, HX के रूप में निकलती है, हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकलती है और एमीन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो अपघटन कहलाता है। तो इस तरह जो ये एमीन बनता है, ये एमीन फिर से एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है ना, और डाई एल्किल एमीन बनाता है, फिर वो डाई एल्किल एमीन फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है। तो इस तरह से क्रिया करते करते प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, है ना, तृतीयक एमीन, और लास्ट में एक टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनता है। तो ये क्रिया अमीनो अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट है एसिटिलन। एसिटिलन यानी एसिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड की एनिलीन के साथ क्रिया जब कराई जाती है तो उसमें एसिटो ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, और इस क्रिया को एसिटिलन कहते हैं या एसिटिलीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें बनते क्या है, एसिटेनिलाइड बनते हैं इसमें, एसिटेनिलाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक एनिलीन ले लिया और ये हो गया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ठीक है, CH3COCl। तो एनिलीन में जो NH2 है वहाँ से एक H इस Cl के साथ -HCl के रूप में निकल जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में निकल जाएगी, और बचा हुआ COCH3 NH से जुड़ जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, पुराने बंध टूटते हैं, कुछ नए बंध बनते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पुराने बंध टूट रहे हैं और नए बंध बन रहे हैं, यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बनेगा एसिटेनिलाइड। नेक्स्ट टिप्पणी आती है गैब्रियल थैलेमाइड पर। तो गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया आपको पहले मैंने बता दी है।